सॉलिड स्टेट का सेकंड पार्ट। सीयूईटी के लिए हम सॉलिड स्टेट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट में पहले आपको करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस किया था और यूनिट सेल, लैटिस, क्रिस्टल हैबिट्स, ये सब। आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियस रेशियो रूल, रिलेशनशिप बिटवीन डी, ए एंड आर, पैकिंग एफिशिएंसी, टाइप्स ऑफ द वॉइड्स, ठीक है, और साथ ही साथ कवर करेंगे अपने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ पार्टिकल, एज लेंथ एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तीनों का मतलब आई थिंक आपको पता होगा। देखो क्यूब है, ये क्यूब है, इसकी जो एक ये लेंथ है इसको बोलते हैं एज लेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसको बोलते हैं एज लेंथ, जो भी क्यूब का डिस्टेंस है। अब मैंने यहाँ पर आपको लास्ट टाइम बताया था क्यूब्स तीन तरह से एग्जिस्ट करते हैं क्यूब सिस्टम में, सिंपल और फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है सिंपल क्यूब या फिर प्रिमिटिव क्यूब, जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम है। एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, लास्ट क्लास में आपको बताया था 8 कॉर्नर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम है। तो आपको पता है एक कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना आता है 1/8 और टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, तो टोटल एटम हमारा कितना रहता है 1। इतनी बात हम पहले कर चुके थे। तो अब हम देखते हैं कि एज लेंथ, इन तीनों का क्या रिलेशन है। तो एज लेंथ समझ में आ गया, एज लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। अब क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक आपका सेल है, तो इसमें केवल कॉर्नर पे ही एटम है, यानी एक एटम यहाँ है। अगर मैं इन दो कॉर्नर की बात करूं तो एक एटम इस कॉर्नर पे है और दूसरा एटम इस कॉर्नर पे है, यानी ये जो पूरी एज लेंथ है वो किसके इक्वल है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, डी के इक्वल है। सिंपल क्यूबिक में ए जो है वो डी के इक्वल है। वाई, देखो दोबारा से सुनो, ए क्या होता है एज लेंथ होती है और डी क्या होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी कि जो हम सबसे पास वाला जो एटम है उसके और एक एटम के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसे कहते हैं नियरेस्ट नेबर। अब ये है सिंपल क्यूबिक, यहाँ बीच में तो कोई एटम है ही नहीं, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे, यानी एक एटम मैंने यहाँ रखा है, दूसरा एटम मैंने यहाँ रखा है, इसी से पूरा एज बन गया। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहलाएगी। तो इसलिए सिंपल क्यूबिक में डी और ए आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आर क्या है, आर होता है रेडियस ऑफ द पार्टिकल। अगर ये एक एटम है और ये एक एटम है, अगर मैं कहूँ रेडियस कितनी है तो रेडियस क्या होगा d/2। ऑलवेज ये तो किसी भी सिस्टम की हम बात कर लें, डी और आर का रिलेशन क्या रहेगा हमेशा कि d/2 इक्वल्स टू r, या आप सिंपली कह सकते हो कि d इज इक्वल्स टू क्या होता है 2r। तो ये हर कंडीशन में वैलिड रहेगा, चाहे हमारा कोई भी क्यूब आ जाए, सिंपल फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, वो मैं आपको बता दूं, हमें एक टेबल चाहिए, इनके बीच का रिलेशन चाहिए। तो मैं आपको लास्ट में एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगी इस टॉपिक को कवर करने के बाद, लेकिन आप समझते भी जाओ। यहाँ पर सिंपल क्यूबिक में एक इसके इक्वल है d और d किसके इक्वल होगा हमेशा 2r के, या r होगा d/2 के। तो ये तो था सिंपल क्यूबिक। अब बात करते हैं एफसीसी और बीसीसी की। उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। देखो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ टच करवाऊं तो ये होगा मेरा बॉडी डायगोनल। दो चीजें और हमारे सिलेबस में, बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल। इसको मैं कहूंगी बॉडी डायगोनल क्योंकि ये पूरी बॉडी का डायगोनल है। अगर मैं कोई भी एक फेस चूज कर लूं, उसका जो डायगोनल है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ दिखाऊं, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा फेस डायगोनल, क्योंकि ये एक फेस के डायगोनली प्रेजेंट है और ये पूरी बॉडी का डायगोनल। तो इसको कहते हैं बॉडी डायगोनल और इसको कहते हैं फेस डायगोनल। तो अब आप देखो, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, सी और डी, ठीक है, एक पॉइंट ये भी मुझे आगे यूज करना है, इसको मैंने नाम दे दिया बी। तो अब अगर मैं कहूं कि फेस डायगोनल की वैल्यू क्या है या बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या है, अच्छा हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। अब आप देखो, सबसे पहले बीसीसी की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ बीसीसी की बात करूं तो बीसीसी क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड सेल, ठीक है। तो अब आप देखो क्या है, बॉडी के सेंटर में एक एटम और आ जाएगा। अभी क्या है, ये सारे एटम्स मैंने सिर्फ कॉर्नर पे ड्रॉ किए थे, सिंपल क्यूबिक सेल बनाया था। अगर अब मैं बात करूं, ठीक है, अगर अब मैं बात करूं आपसे बॉडी सेंटर्ड की, तो एक एटम बॉडी के सेंटर में और आ गया। यही होता है बॉडी सेंटर्ड कि अब एक एटम बॉडी के सेंटर में भी आ गया, राइट। तो अब मैं अगर बात करूं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगी, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है, अब ये एटम और ये एटम सबसे ज्यादा पास हो गए। सिंपल में क्या था, ये दो एटम्स पास थे, ठीक है, लेकिन बॉडी सेंटर्ड आने के बाद ये और ये एटम सबसे पास हो गए। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में मुझे ये कैलकुलेट करना है, जो कि किसके इक्वल है, हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल। अगर मुझे बॉडी डायगोनल की वैल्यू पता चल जाए तो उसका हाफ करते ही मुझे क्या मिल जाएगी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो इसलिए मुझे रिक्वायर्ड है। ये क्यों रिक्वायर्ड होगा, जब मैं एफसीसी का कैलकुलेट करूंगी तब रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं ट्रायंगल ए बी सी,
अगर मैं ट्राइंगल एबीसी देखूं तो देखो ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, आपको पता है। तो अब आप देखो यहाँ पर आपको थोड़ा टिल्ट सा लग सकता है क्योंकि क्यूब मैंने बहुत मेजरमेंट के साथ नहीं बनाया है। तो अब आप देखो ac स्क्वायर हमें निकालना है, यानी हमें फेस डायगोनल निकालना है। तो ab की वैल्यू क्या है, a। सारी ये एज लेंथ किसके इक्वल है, a के। सारी एज लेंथ आपकी a के इक्वल है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस bc क्या है, ये भी a है तो a स्क्वायर, यानी ac स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2a स्क्वायर के। ठीक है, या फिर मैं कहूं ac किसके इक्वल आ गया, रूट 2a स्क्वायर के। तो क्या वैल्यू आ जाएगी ac की, रूट 2a। राइट, तो हमें पता चल गया फेस डायगोनल की वैल्यू। अब बात कर लेते हैं बॉडी डायगोनल की वैल्यू निकालने की। तो अब आप ट्राइंगल देखोगे, ट्राइंगल ACD, अगर हम देखें ट्राइंगल ACD, इसमें AD का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा आपका, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। राइट, अगेन मेजरमेंट्स के साथ नहीं बनाया इसलिए थोड़ा टिल्टेड लग सकता है। अब आप चेक करो, हमें निकालना है AD यानी बॉडी डायगोनल की वैल्यू। AC किसके इक्वल है, AC, अभी हमने कैलकुलेट करा है AC, रूट 2a, रूट 2a के बराबर है, इसका कर दो स्क्वायर प्लस CD, CD किसके इक्वल है भाई, CD, ये तो एज लेंथ है a के बराबर, तो ये हो गया a स्क्वायर। राइट, अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, तो क्या आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, एक बार यहाँ देख लो क्या होगा, रूट 2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि ये आ गया आपका 3a स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये किसके इक्वल है, AD स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर AD स्क्वायर के इक्वल ये है तो AD क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3a स्क्वायर, यानी ये आंसर आ जाएगा रूट 3a। ठीक है, तो आपको पता चल गया जो हमारा फेस डायगोनल है इसकी वैल्यू कितनी आई, रूट 2a, और जो बॉडी डायगोनल है उसकी वैल्यू आई रूट 3a। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सॉल्व करा और देख लिया कि फेस डायगोनल की वैल्यू आएगी रूट 2a और बॉडी डायगोनल की वैल्यू आएगी रूट 3a। ठीक है, देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हो, समझना जो अल्टीमेटली आपको रिक्वायर्ड है उसकी बात कर लेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपको समझाना ही पड़ेगा कि आया कैसे, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ डिटेल में। अब देखो अब हम बात कर रहे हैं पहले BCC की। तो BCC में क्या होगा, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, ठीक है, इन केस ऑफ BCC जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल। राइट, हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है क्या है, रूट 3a। क्लियर, तो यहां से आ गया d इज इक्वल्स टू रूट 3a/2। मिल गई हमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस BCC में। तो अगर मैं टेबल में BCC के लिए लिखूं, यहाँ पर FCC की बात अभी करेंगे, अगर मैं BCC के लिए लिखूं तो मुझे इतना तो पता ही है d/2 इज इक्वल्स टू r होता है, क्योंकि तो हमेशा फिक्स है। अब a और d का रिलेशन आपने देख लिया कि d किसके इक्वल है भाई, रूट 3a/2। तो हमें d और a के बीच रिलेशन पता चल गया। अब हमें पता है कि d किसके इक्वल होता है, 2r के, तो 2r के इक्वल है, तो जब हम इसको 2r के इक्वल रखेंगे तो r किसके इक्वल आ जाएगा, रूट 3a/4, यानी हमें ये रिलेशन मिल गया कि r किसके इक्वल आएगा, रूट 3a/4। राइट, अब हम बात कर लेते हैं FCC की। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, सारे कॉर्नर्स पे एटम है प्लस सारे फेसेस के सेंटर पे। जैसे इस फेस का सेंटर ये हो गया, ठीक है, इस फेस का सेंटर ये, इस फेस का सेंटर ये, इस फेस का सेंटर ये। अब आगे और पीछे दो फेस है, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, उन दोनों के सेंटर पे भी दो एटम, मतलब एक एक एटम प्रेजेंट होगा। अब हमें देखना है, अब हमें अगेन पता है d/2 इज इक्वल्स टू r रहेगा, लेकिन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगी, तो अब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हो गई, इन दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस। आप किसी भी फेस में चेक कर सकते हो, यानी फेस डायगोनल का हाफ। अगर मैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की बात करूं FCC में, तो ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी, क्या थी, रूट 2a, यानी d मेरे पास कितना आ गया, रूट 2a डिवाइडेड बाय 2, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली d इज इक्वल्स टू क्या आ गया, a/√2। राइट, d इज इक्वल्स टू क्या आ गया, a/√2, और r d जो है किसके इक्वल होता है, 2r के, तो 2r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/√2, या r इज इक्वल्स टू 2√2, यानी यहां पर मेरे पास क्या आ गया, r इज इक्वल्स टू a/2√2। राइट, तो ये वैल्यूज आपको अल्टीमेटली ध्यान रखनी है। फिर भी मैंने आपको बताया है कैसे ये वैल्यूज आई हैं, पर आपके लिए ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, आपको ये रिलेशंस जरूर याद होने चाहिए तीनों के लिए कि क्या होता है। तो देखो आसान भी है याद करना, d/2 इज इक्वल्स टू r हर एक में है,
कोई इश्यू भी नहीं है। और सिंपल में क्या था, डी और ए इक्वल थे तो d/2 इक्वल टू a/2 था। एफसीसी में आपको याद रखना है r के साथ ये वैल्यू आएगी और बीसीसी में ये आएगी। तो अब जल्दी से इस पे बेसिक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक्सी क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, एफसीसी आपको दिया है और एज लेंथ आपको दी है यानी कि a, एज लेंथ होता है a और आपसे पूछा है d एंड r, ठीक है, ये लिखा आ सकता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड रेडियस। तो आपको सिंपली क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको इतना तो पता ही है, हर जगह d/2 इज इक्वल्स टू r होता है। और एफसीसी में क्या था, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो जल्दी से वैल्यूज को याद कर लो, a/2√2। तो आई होप क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। a आपको गिवन है, आपसे r और d पूछा है, तो आप देख लो r इज इक्वल्स टू क्या है, a/2√2, दैट मींस a की वैल्यू आपको दे रखी है 620 पिकोमीटर और आपको ये सॉल्व करना है। सिमिलरली आप r भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी, जिसको हम पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी, जैसे एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, वो कितने पैक्ड हैं, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, उस क्लास का एरिया कितना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, जितने स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट कितना एरिया कवर कर रहा है। सिंपली यहाँ पर भी क्या है, टोटल वॉल्यूम कितना है, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है और कितने पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। भाई एक क्लास का कितना आपका एरिया है और कितने एरिया में बच्चे बैठे हैं, वही है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। जो क्लास का पोर्शन खाली है वो क्या है, ऑक्यूपाइड नहीं है, तो वो एफिशिएंसी में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या है कि एक यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है, लेकिन उसमें से पार्टिकल्स ने कितना लिया। क्यों, क्योंकि देखो पार्टिकल स्फीयर होते हैं, अगर आप एक बॉल को यहाँ पे अटैच करो, एक यहाँ अटैच करो, तो आपको पता है बीच बीच में गैप आएगा। देखो एक एटम है ये, ठीक है, एक दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, सिमिलरली नीचे एक लेयर है, इस तरह से। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर गैप आ रहा है, आप ये देखो गैप है, एटम्स क्योंकि स्फीयर को आप कंबाइन करोगे तो हमेशा उनके बीच में गैप रहेगा, जिनको हम वॉइड्स कहते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये गैप आ रहा है, ठीक है, तो वॉइड्स आ रहे हैं, तो इसलिए हमें पैकिंग एफिशिएंसी की जरूरत पड़ी कि भाई टोटल वॉल्यूम कितना है और उसमें से कितनी जगह खाली है, कितनी जगह एटम्स ने ऑक्यूपाई की है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम कितना है और उसमें से पार्टिकल ने कितना ऑक्यूपाई करा है, कितना खाली है। तो आप वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल कैसे निकालोगे, भाई कितने पार्टिकल्स हैं टोटल, कितने एटम है और एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं सिंपल क्यूबिक में आपको करके बता देती हूँ, बाकी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। जैसे कि अब आपको पता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, 1 होता है। आपको पता है सिंपल क्यूबिक सेल में 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1/8 कंट्रीब्यूशन, तो एक एटम होता है टोटल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम कितना है, 1 प्लस, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 पार्टिकल। अब ये क्या है, स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने इससे, तो ये निकल गया हमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। अब इसको डिवाइड करना है किससे, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम क्या हुआ, a क्यूब, हमने एक एज लेंथ को a लिया है क्यूब में, तो टोटल हो गया हमारा a क्यूब। आपको अगर परसेंटेज निकालनी है इसकी तो आप कर दोगे इनटू 100, जनरली हम परसेंटेज में इसकी बात करते हैं तो हम इनटू 100 कर देंगे। तो आप इसको सॉल्व कर लो। अब क्या करोगे आप, a और r का रिलेशन क्या था एससीसी में, ये देखो a और r का रिलेशन क्या था, r इज इक्वल्स टू a/2 था, या a को मैं कहूं तो a किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। तो यानी मैं इस a की जगह क्या लिख सकती हूँ, a क्यूब की जगह मैं लिख सकती हूँ 2r का क्यूब। अब आप सिंपली सॉल्व कर लो, 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब मतलब 8r³ इनटू 100, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लोगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आएगा, 52.4%। ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो अल्टीमेटली कंपटीशन के लिए आपको सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू याद होनी चाहिए कि क्या है। तो मैं आपको सभी की पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यूज बता देती हूँ, आप देख सकते हो पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यूज हम क्या है, आप याद रखोगे एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल में क्या है 52.4%। अगर मैं बात करूं बीसीसी की तो यहाँ पर आपका आता है बॉडी सेंटर्ड में आपका आता है 68%, और अगर फेस सेंटर्ड की बात करें तो ये आता है 74%। तो आपने यहाँ पर ये भी चीज नोटिस करी होगी, जैसे जैसे z आपका बढ़ रहा है यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, वो खुल के बैठे हैं, 2-2 बच्चे, कहीं कहीं एक भी बैठा है क्योंकि बेंचेस बहुत सारी खाली है। अब क्या हुआ कि बच्चे कम है तो टीचर ने कहा दूसरे सेक्शन को भी कंबाइन कर देते हैं।
अब दूसरे सेक्शन से भी आ गए 18 बच्चे, तो अब क्या होगा, अब दो दो की सीट है, एक बेंच पे दो बच्चे बैठ सकते हैं, पर कहीं कहीं क्या होगा, तीन तीन को भी बैठना पड़ेगा, तो पैक्ड होके बैठोगे, खुल के नहीं बैठोगे, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतनी ही पैकिंग एफिशिएंसी है। सिमिलरली यहाँ पर भी जब नंबर ऑफ एटम जैसे जैसे बढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी भी वैसे वैसे बढ़ेगी। अच्छा, अभी यहाँ पे एक वर्ड आया था वॉइड, है ना, जो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है, अभी इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करती हूँ क्वेश्चन। देखो वॉइड्स हैं, वॉइड्स आपको समझ में आ गया, ये एक लेयर है एटम की, ये एक लेयर है, ठीक है, ये सेम फर्स्ट वाली लेयर आ गई, इसको एबी टाइप लेयर कहते हैं, ठीक है, फिलहाल वो बहुत डिटेल हो जाएगा, काम की बात सुनते हैं। तो अब ये देखो जो गैप है इनके बीच में, इसको क्या बोलेंगे, वॉइड्स। लेकिन वॉइड्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वॉइड्स क्या है, एम्प्टी स्पेस जो एटम ने ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ये गैप, इसी तरह ये दिख रहा है गैप, ये दिख रहा है, इसको क्या नाम देंगे हम, टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड कब क्रिएट हुआ, जब आपने एटम्स रखे, बीच में जो स्पेस है इसको हमने क्या बोल दिया, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब एक और टाइप के वॉइड होते हैं जिनको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये क्या होते हैं, देखो अब ध्यान से सुनना, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है एटम्स की, आप एटम्स को इमेजिन करो। अब क्या है, यहाँ पर गैप है, ये वॉइड्स है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक और लेयर बना दूं एटम्स की, जो किसको कवर करे, टेट्राहेड्रल वॉइड को, समझ रहे हो। मेरे पास एक मॉडल है इसका, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ आज मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको उससे बहुत अच्छा शो कर सकती थी। देखो ये आपका क्या है, एटम्स है, इसके बीच में जो गैप है इसको हमने क्या बोला, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हमने ऊपर से एटम लगा दिए जो किसको ऑक्यूपाई करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड को। यानी ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, जो एम्प्टी स्पेस है उसके ऊपर मैंने एक एटम लगाया, इसके ऊपर एक एटम लगाया, इसके ऊपर एक एटम लगाया, ठीक है। लेकिन जब मैंने वो एटम लगाए, देखो मैंने यहाँ लगा के भी दिखा दिया आपको, जो ग्रीन वाला है वो मैंने बना रखा है, लेकिन अब ये जो वॉइड था उसके ऊपर मैंने कवर करते हुए क्या लगा दिए, दूसरी लेयर लगा दी एटम्स की। यहाँ एक ऊपर लेयर आ गई, यहाँ ये नीचे लेयर आ गई, वॉइड्स को कवर करते हुए, तो ऐसे। लेकिन आप देखोगे तब भी एक थोड़ा सा स्पेस रह जाएगा एम्प्टी, उस वॉइड को कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जैसे कि मैंने यहाँ भी रिप्रेजेंट करा है, ये पहली लेयर थी, हमने वॉइड्स को कवर करते हुए दूसरी लेयर लगाई, लेकिन तभी भी देखो आपको यहाँ पे व्हाइट स्पेस दिख रहा है, एक वॉइड अभी भी बच गया, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपको याद रखना है कि दो तरह के वॉइड्स होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एटम्स के, ठीक है। जितने भी उस सेल में एटम्स है उसी के बराबर क्रिएट होते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल के होते हैं डबल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो डबल होते हैं ऑक्टाहेड्रल के। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और इसको याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बताई है, T इज इक्वल्स टू 20। T20 मैचेस सभी देखते हैं, क्रिकेट मैचेस T20, तो आप याद रख सकते हो T इज इक्वल्स टू 20, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड इज ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो गाइस अभी हमने वॉइड्स की बात की है, अब देख लेते हैं पैकिंग। पैकिंग मैंने आपको बताया था ये एबी टाइप है, क्यों, क्योंकि जो एटम्स है सेम यही है, इनके वॉइड्स के गैप में जो एटम प्रेजेंट है उसको मैंने बी लेयर बोला, सेम ये लेयर यहाँ पर रिपीट होगी। तो दो तरह से, अगर मैं 3 डायमेंशनली देखूं तो पैकिंग दो तरह से हो सकती है, एबी टाइप या फिर 3 तरह से एबीसी टाइप। तो इस टाइप में आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो सकती है, और यहाँ पर आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, क्योंकि ये काफी बार आ जाता है एग्जाम में, तो एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो HCP का मतलब क्या, आप कोई भी एटम ले लो, सपोज मैंने ये एटम लिया, आपको ये तो समझ में आ गया, एबी टाइप। अब मैंने इस एटम को ले लिया, अब आप देखो ये एटम कितने एटम से सराउंड है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम से अरेंज है या सराउंडेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6, ठीक है। तो आपको याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, या फिर जहां पे भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ गया, इसका मतलब क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 6, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है एटम्स ऑफ बी फॉर्म HCP लैटिस, ठीक है, एटम्स ऑफ बी फॉर्म HCP लैटिस, और HCP का मतलब अभी बताया था आपको 6। एटम्स ऑफ A occupies 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले B फॉर्म कर रहा है HCP लैटिस, यानी B के एटम्स कितने हैं, 6। उसके बाद जो A एटम है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अभी बताया था T इज इक्वल्स टू 20, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स है 6, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 6, और टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे उसके डबल यानी 12। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं,
12, लेकिन 12 में से कितने ऑक्यूपाई करना है? 8, 2/3, तो 2/3 ऑफ 12 निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा 8, यानी कि A के एटम्स कितने हो गए? 8। आई थिंक नो कंफ्यूजन शुड बी देयर। तो अब आप फॉर्मूला देख लो, आपसे पूछा है क्या फॉर्मूला बनेगा एटम्स A और B अगर कंपाउंड बनाएंगे तो A है 8 और B है 6। ऑन सिंप्लीफाइंग A 4 B 3, इट मींस B इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका आया हुआ है, एक बार चेक कर लेना ये डेटा सही है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है, एक बार ये चेक कर लेना 2022 में आया है या कब है, ठीक है, बट ये आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इस पे बेस्ड आया है, आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल पे सीयूईटी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पहली वीडियो तो डिटेल के बारे में है सीयूईटी की, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 3 वीडियो है, तो उनमें से जो फर्स्ट वीडियो है उसी में क्वेश्चन इस पे बेस्ड जो आया हुआ है वो मैंने डिस्कस किया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो सॉल्व करके कि आप कर पा रहे हो या नहीं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशंस में, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस पे बेस्ड आता है न्यूमेरिकल, पर फॉर्मूले में क्लैरिटी होनी चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, न्यूमेरिकल में सिर्फ कैलकुलेशंस बचेंगी। तो देखते हैं क्या है। आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि हम डेंसिटी निकाल रहे हैं यूनिट सेल की, तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमें पता है डेंसिटी, देखो डेंसिटी को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। अब आपको पता है मास किसके बराबर होगा? यूनिट सेल का, वही चीज कितने पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल का मास क्या है, वही हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल। तो कितने पार्टिकल्स हैं उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया z से, और एक पार्टिकल के मास को रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल m से, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? a क्यूब। क्यूब की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम हो गया a क्यूब, तो ये हमारा आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जो मास है वो हमें हर पार्टिकल का नहीं पता, हमें तो मोलर मास पता होता है। तो जो हमारा मोलर मास है कितने पार्टिकल्स का होता है? n पार्टिकल्स का। एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं n पार्टिकल्स, एक मोल के बराबर होता है, यानी भाई मोलर मास एक मोल के पार्टिकल्स के बराबर होता है, यानी मैं कह सकती हूँ n पार्टिकल्स के बराबर होता है। तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा? अगर मोलर मास m के n के बराबर है तो एक पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय n पार्टिकल्स, यानी एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूं तो आ जाएगा रो इज इक्वल टू z इंटू m, लेकिन अब मुझे नीचे क्या इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा? n, यानी एवोगैड्रो नंबर और a क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। लेकिन अब इसमें सब चीज पता होनी चाहिए क्या क्या है। रो क्या है? डेंसिटी, z है नंबर ऑफ एटम्स जो अलग अलग सेल में अलग अलग होते हैं, आपको पता है सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? z 1 होता है, फेस सेंटर्ड में कितना होता है? 4, और बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है? 2, राइट। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो आपको z पता है, m है आपका मोलर मास, आपको मोलर मास पता होता है जो भी एटम है गिवन होगा, या फिर आपको जो पता है अंडरस्टूड है उनका नहीं होगा। n नॉट की वैल्यू आपको पता है, एवोगैड्रो नंबर है 6.023 × 10⁻23, और a क्यूब है वॉल्यूम, तो आपको एज लेंथ क्वेश्चन में गिवन होगी और आप a क्यूब कर लोगे और आप फाइनली डेंसिटी को कैलकुलेट कर लोगे। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जेईई नीट वगैरह में भी न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ये पूछा जाता है। तो अब आपको ये हो गया क्लियर कि हमारा फॉर्मूला ये है। अब फॉर्मूले को याद कैसे रखोगे? देखो आप याद रखो, हम डेंसिटी नापने गए, किसकी डेंसिटी? एक रिवर है जमुना, पता होगी आपको। तो जमुना की डेंसिटी, हम जमुना के पानी की डेंसिटी को हम नापने गए, तो आप याद रख सकते हो डेंसिटी कितनी निकली? जमुना का क्यूब, जमुना क्यूब, जमुना क्यूब, जमुना क्यूब, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो रो का फॉर्मूला है, डेंसिटी का फॉर्मूला, कि हम डेंसिटी नापने गए कौन सी रिवर की? जमुना की, तो जमुना क्यूब से आप याद रख सकते हो ये फॉर्मूला। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर 2 केसेस बनाए हैं, एक है यूनिट सेल ऑफ एलिमेंट और एक है यूनिट सेल ऑफ आयनिक सॉलिड। इनमें क्या डिफरेंस है? छोटा सा डिफरेंस है। आयनिक सॉलिड क्या है? जो आपके जैसे NaCl है, Na+ आयन है, Cl- आयन है। एक एलिमेंट की बात करूं, अगर मैं सिर्फ Na+ की बात कर रही हूँ तो ये एलिमेंट है, अगर NaCl की बात कर रही हूँ तो ये आयनिक सॉलिड है, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड में एक छोटा सा चेंज आता है कि आयनिक सॉलिड के केस में हम क्या लेते हैं? Z लेते हैं, फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट। अभी क्या होती है? अभी मैं आपको NaCl CsCl का स्ट्रक्चर बताऊंगी कैसा होता है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फॉर्मूला यूनिट। लेकिन अभी के लिए याद रख लो कि आपका SCC में Z1 ही लेना है, चाहे आयनिक सॉलिड हो चाहे आपका एलिमेंट हो। सिमिलरली FCC में भी Z आपका 4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तो 4 होता ही है। आयनिक सॉलिड में 4 कैसा है अभी दिखाऊंगी मैं NaCl के स्ट्रक्चर से। लेकिन BCC में आप याद रखना, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कहाँ पे Z2 लेना है और कहाँ 1। तो आपको याद रखना है, अगर आयनिक सॉलिड है तो BCC के केस में Z क्या आएगा?
1 आएगा। आयनिक सॉलिड, अगर आयनिक सॉलिड है तो आपको क्या लेना है, Z इज इक्वल्स टू 1। आयनिक सॉलिड के केस का मतलब है जैसे अगर आ गया CaCl, आपको एग्जांपल भी याद रखने हैं। NaCl किसका एग्जांपल होता है, FCC का, और CaCl सीजियम क्लोराइड एग्जांपल है BCC का। मैं अभी दोनों डिस्कस करने वाली हूँ, तो इसमें आपको याद रखना है Z क्या लेना है, 1। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि लिथियम प्लस आयन जो है वो क्रिस्टलाइज होता है BCC स्ट्रक्चर में, तो लिथियम प्लस एलिमेंट आ गया, तो जब एलिमेंट आ गया तो आपको Z क्या लेना है, 1 लेना, सॉरी 2 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से करोगे क्वेश्चन कि BCC का नाम आते ही आप चेक करोगे 1 लोगे या 2। उससे पहले एक चीज और बता दूं, Z की वैल्यू तो आपको क्लियर हो गई क्या लगानी है, बाकी सब आपको गिवन रहता है, लेकिन जो A है वो जनरली आपको न्यूमेरिकल्स में पिकोमीटर में गिवन रहता है जनरली, और डेंसिटी की बात जनरली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, और 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए क्योंकि जनरली ये अप्लाई होता है। फॉर्मूला यूनिट देखने से पहले फटाफट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे बेस्ड। ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हैज अ सेल एज ऑफ 400 पिकोमीटर। आपको ए दे रखा है, एज लेंथ दे रखी है, आपको निकालनी है उसकी डेंसिटी। तो आपको पता है फॉर्मूला डेंसिटी का जमना क्यू। अब आप देखो फेस सेंटर्ड है तो आपको देखना ही एलिमेंट है, सॉलिड है, व्हाटएवर, z क्या रहेगा 4 इनटू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास वो आपको गिवन है 60 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आपको पता है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है ये, और आपका बच गया a क्यूब। a क्या है 400 पिकोमीटर, तो आप इसको कन्वर्ट कर लोगे 400 इनटू 10⁻⁻10 का क्यूब, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो यहाँ से आपकी डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। बेसिकली इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन ही है इस टाइप के न्यूमेरिकल में, पर ये बहुत ज्यादा आते हैं कॉम्पिटिशन्स में। तो अब देख लेते हैं फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है। तो मैं आपको समझा रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ NaCl और CaCl कैसा होता है। तो NaCl आपका होता है फेस सेंटर्ड, यहाँ पर हम कह सकते हैं फेस सेंटर्ड, और CaCl एग्जांपल है बॉडी सेंटर्ड का। तो अब आप देखो कि NaCl की अगर मैं बात करूं तो Cl कहाँ प्रेजेंट है, Cl सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, प्लस सारे फेसेस पे भी प्रेजेंट है। FCC का मतलब यही होता है, और Cl पूरा उसी को सेटिस्फाई कर रहा है कि Cl सारे कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है और सारे फेसेस पे भी। फेसेस कितने हैं 6, तो एक यहाँ 2 3 4, ठीक है, और एक आगे वाला फेस एक पीछे वाला फेस, ठीक है। तो 6 फेसेस में भी प्रेजेंट है Cl और कॉर्नर्स पे भी है। तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Cl कितने हो गए भाई, सारे फेसेस पे है यानी हाफ इंटू 6 कितने हो गए 3, प्लस सारे कॉर्नर्स पे है तो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो 1/8 इंटू 8 क्या आता है 1। तो टोटल Cl कितने हो गए आपके 4। आई थिंक आपको समझ आ रहा है, मुझे पूरा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं Na प्लस की। अब Na को मैं रिप्रेजेंट करूंगी रेड से, तो Na कहाँ प्रेजेंट है वो देखो। अब Na इसमें एक तो बॉडी सेंटर पे होता है, अब आप ये मत कहना कि बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस है, लैटिस की बात नहीं कर रही मैं, एक एलिमेंट की बात कर रही हूँ। Cl FCC के अरेंजमेंट में प्रेजेंट था, और Na कहाँ का प्रेजेंट होता है, Na एक तो सेंटर में प्रेजेंट होता है और सारी एजेस पे, सारी एजेस कितनी होती है टोटल क्यूब में 12, तो 12 एजेस पे देखो सभी एज के सेंटर पे जो है वो Na प्रेजेंट होगा। एजेस कितनी है भाई, एजेस हैं 12, तो 12 एजेस पे के सेंटर में ये प्रेजेंट होगा। तो अब आप काउंट करो कितने Na प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में। मैंने बोला कि एक तो सेंटर में है, तो सेंटर वाला तो पूरा ही कंट्रीब्यूट करता है, प्लस अब एजेस का मैंने कंट्रीब्यूशन आपको बताया था 1/4 होता है, और टोटल एजेस कितनी है 12 यानी 3 यहाँ से, तो 3 + 1 Na भी क्या है 4। ये मतलब है फॉर्मूला यूनिट का। नंबर ऑफ Cl माइनस भी 4 है और नंबर ऑफ Na प्लस भी कितना है 4 है। तो मैं कह सकती हूँ कि फॉर्मूला यूनिट NaCl में क्या हो गई 4 इज द फॉर्मूला यूनिट, क्योंकि एक यूनिट सेल में 4 Na और 4 Cl जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है NaCl का, जिसमें Cl ऑक्यूपाई करता है सारा फेस सेंटर, ठीक है, सारे फेसेस पे और कॉर्नर्स पे, और Na कहाँ पे होता है एक बॉडी सेंटर पे और सारी एजेस पे। तो दोनों एटम एक यूनिट सेल में 4 Na और 4 Cl प्रेजेंट है, तो इसका फॉर्मूला यूनिट हो गया 4। अब बात करते हैं CaCl की। तो CaCl में BCC स्ट्रक्चर है, Cl माइनस सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। कितने कॉर्नर्स पे 8, एक का कंट्रीब्यूशन था 1/8, तो कितने हो गए 1, यानी Cl कितना प्रेजेंट है 1। Cl प्लस जो है Cl माइनस जो है वो कितना प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में, एक Cl माइनस प्रेजेंट है टोटल। अब अगर मैं Cs प्लस की बात करूं तो ये भी एक है, कैसे, क्योंकि Cs कहाँ प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर पे। Cl कहाँ प्रेजेंट था सारे कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन 1/8, तो ओवरऑल कितना है एक एटम।
और CS बॉडी के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन फुल होता है तो 1। तो अब आप देखो एक यूनिट सेल में एक CS है और एक Cl है, इसका मतलब इसकी फॉर्मूला यूनिट क्या हो गई 1। तो ये मतलब होता है फॉर्मूला यूनिट का। तो गाइज अब मूव करते हैं आज की क्लास के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन की रेडियस को अगर हम एनायन की रेडियस के साथ डिवाइड कर दे तो हमें मिल जाता है रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो मिलने से हमें फायदा क्या होता है? रेडियस रेशियो मिलने से हमें पता चल जाता है कि उसका अरेंजमेंट कैसा होगा या कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये भी आप देख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर आयन है वो अपोजिटली चार्ज आयन कितने आयन से सराउंडेड है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस प्लस चार्ज आयन की बात करूं तो ये अपोजिट चार्ज यानी नेगेटिव आयन से कितने पार्टिकल से सराउंडेड है? 4 से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अगर मैं इसके पॉजिटिव की बात करूं, इस पॉजिटिव की, तो ये 6 नेगेटिव आयन से सराउंडेड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। आपको न्यूमेरिकल्स में कैटायन एनायन का रेडियस दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है रेडियस रेशियो निकालो, वो आप कैलकुलेट कर लोगे और उसके फर्दर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी हम करने वाले हैं। तो देखो अगर आपका रेडियस रेशियो आता है लेस देन 0.155 तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2 और अरेंजमेंट होगा लीनियर। अगर आपका ये आता है तो 3, ये आता है 4। ये पूरी टेबल आपको लर्न करनी है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है वो आपका ये है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाला। देखो आ तो कुछ भी सकता है बट ज्यादातर जो देखा गया है वो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप रेंज याद कर लो 0.414, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो अगर 0.255 से 0.414 अगर आपका रेडियस रेशियो आता है, इसका मतलब आपका जो अरेंजमेंट होगा वो होगा टेट्राहेड्रल और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4। इस टाइप से अगर आपका रिजल्ट 0.414 से थोड़ा ज्यादा है अप टू 0.732 तक तो आपका क्या होगा? अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 लाइक दिस। क्लियर? वैसे आपको पूरी टेबल याद करनी है बट मेनली आपको ये दोनों तो बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है पहला, प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ MgO क्रिस्टल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इन व्हिच कैटायन एंड एनायन रेडियस आर गिवन। आपको दोनों की रेडियस दी है तो बहुत सिंपल है। रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय एनायन। कैटायन की है 65, एनायन की है 140। तो यहाँ से आपको सिंपली मिल जाएगा आपका रेडियस रेशियो, जो कि कैलकुलेट करके आएगा 0.464। राइट? तो इस क्वेश्चन में तो और कुछ पूछा है? हाँ पूछा है, स्ट्रक्चर पूछा है। अब देखो 0.464 मैंने आपको कहा एक वैल्यू तो आपको याद होनी ही चाहिए 0.414। तो ये 414 से ज्यादा है तो क्या आएगा? ऑक्टाहेड्रल। 414 से थोड़ी कम होती है तो क्या आता है? टेट्राहेड्रल। तो इसका आंसर आ गया ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये बहुत इजी आप कर सकते हो। अब एक चीज जहां बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं वो क्या है कि सपोज आपको दे दिया एनायन की रेडियस दे दी, आपको रेडियस रेशियो भी दे दिया और आपसे पूछा है कि आप उस कैटायन की रेडियस बताओ, लेकिन एक वर्ड दिया है दैट जस्ट फिट इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड। वॉइड्स आपको मैंने बताया 2 तरह के वॉइड्स होते हैं। तो आपको एक वर्ड दे दिया दैट जस्ट फिट, वो जस्ट फिट हो सके। आपको ये गिवन है, सॉरी ये आपको निकालना है, आपको ये गिवन है, ये गिवन है। अब आपको रेडियस ऑफ कैटायन निकालना है। अब आपके सामने एक इशू है ना कि रेडियस रेशियो की तो रेंज होती है, तो हम कौन सी रेंज लगाएं? तो ये देखा ये क्वेश्चन आता है दैट जस्ट फिट, जो जस्ट फिट हो जाए बस। तो आपको कौन सा वाला लगाना है? रेंज कम वाली रेंज आपको लगानी है अगर जस्ट वर्ड आपको न्यूमेरिकल में मिल रहा है तो ये थी हमारी सॉलिड स्टेट की सेकंड वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और अब हम लास्ट जो हमारी वीडियो आएगी पार्ट 3, उसमें हम कंप्लीट सॉलिड स्टेट कर लेंगे, जिसमें हम डिफेक्ट्स को कवर करेंगे, बैंड थ्योरी को कवर करेंगे और सेमीकंडक्टर जो भी इसमें पोर्शन बच रहा है वो सारा हम कवर करेंगे। थैंक यू।